नमस्कार, सिटी एट 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी। आपके साथ शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जो खंडवा से आ रही है, जहां कोलगांव में कपास के खेत में गांजे की खेती के मामले का खुलासा हुआ। जी हां, गांजे की खेती लगाकर रखी हुई थी कपास के खेत में। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर लिया है, तो वहीं अवैध गांजे के पौधों को भी जब्त कर लिया गया है और आरोपी पर अब एनडीपीएस नॉन अवेलेबल जो धारा है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। और ये देखिए तस्वीरें, कपास की खेती के बीच से निकल रहा ये नशे का पौधा, जिसका इस्तेमाल आगे किस तरह से किया जाना था इस बारे में ज्यादा बताने की शायद आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये गांजे का पौधा कपास के खेत में फसल के बीच में लगाया हुआ था, जिससे कि इस बारे में जानकारी न मिल सके। लेकिन अब एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। बात करेंगे हमारे सहयोगी अमित जायसवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमित, ये कपास के खेत में गांजे का पौधा जो लोगों ने लगाया हुआ था, कितने लोग इसमें शामिल हैं, क्या कुछ कार्रवाई इस पर की गई अभी? जी आशीष, दर्शकों को बता दूं कि खंडवा जिले का जो जावर थाना क्षेत्र है, वहां का कोलगांव है, वहां ये गांजे की खेती हो रही थी और बड़ी संख्या में यहाँ गांजे के पौधे जो हैं वो पुलिस को मिले हैं। कार्रवाई की गई और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। जो आरोपी है सोहन, उसी का ये खेत बताया जा रहा है और कपास की आड़ में गांजे की खेती की जा रही थी। जो अवैध रूप से इस तरह का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ खंडवा पुलिस सख्त हुई है। बीते दिनों जो अवैध रूप से शराब बनाई जा रही थी, बैकवाटर में नाव से जाकर वहां कार्रवाई की गई थी और अब गांजे की खेती पर कार्रवाई की गई है और इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि इस तरह का जो भी काम कर रहे हैं उन पर नकेल कसी जा रही है और लगातार इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अमित। और छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले की आंच अब झारखंड तक तपिश पहुंचा रही है। शराब घोटाला मामले में झारखंड में कुछ लोगों पर केस दर्ज किया गया है। सरकारी अफसर और कुछ कारोबारियों पर भी केस दर्ज किया गया, जिसमें एसीबी ने एफआईआर दर्ज किया। सूत्रों की माने तो झारखंड के नेताओं के करीबी बताए जा रहे कारोबारी और अफसर। अब देखना यह होगा कि क्या नेताओं के करीबी होने का इन्हें लाभ मिलता है या फिर नेताओं के करीबी होने का दंश इन्हें झेलना पड़ेगा, क्योंकि अभी एसीबी और ईओडब्ल्यू के हाथ में आ गई है ये पूरी कार्रवाई। और ऐसे में शराब घोटाला मामले की जो आंच है उसकी तपिश अब झारखंड तक जा पहुंची है। शराब घोटाला मामले में झारखंड के कुछ अधिकारियों और वहां के कारोबारियों पर भी मामला दर्ज कर लिया गया है और अब कार्रवाई किस तरह से की जाती है ये भी देखने का विषय होगा। नेताओं के करीबी भी बताए जा रहे हैं कुछ आरोपी, और इस बारे में बात करेंगे हमारे सहयोगी युगल तिवारी से और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। युगल, ये जो शराब घोटाले की आंच है वो अब झारखंड तक तपिश पहुंचा रही है। कितने हैं कारोबारी, कितने अधिकारी हैं और किन नेताओं से है इनकी करीबी, क्या कुछ है डिटेल्स अपने पास? देखिए आशीष, इससे पहले जो अधिकारी जो अनिल टूटेजा है और जो कारोबारी है अनवर ढेबर है, अरविंद सिंह है, ये तमाम अभी जेल के सलाखों के पीछे हैं। और ठीक जब यहाँ एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम जब झारखंड पहुंची थी मामले की जांच करने के लिए, तो अधिकारियों को वहाँ पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। उसके बाद झारखंड के जो आईएएस हैं उस पर भी एक मामला दर्ज करने की जो जानकारी है वहाँ आ रही है। साथ ही साथ कई कारोबारी हैं, कई अफसर हैं जिन पर एफआईआर फिर से दर्ज किया गया है। 120 बी और 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। जानकारी ये भी है, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इसमें मेल जो पावर जो सप्लाई में है उसमें भी बड़ी जो गड़बड़ियां हैं वो बरती गई थी। पूर्व में जब झारखंड के जो प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आया था और शराब किस तरह से यहाँ पर बनता है, क्या कैसे बिक्री की जाती है, उसको लेकर के एक बड़ी बैठकें भी आयोजित की गई थी। तो उसी से एक क्लू मिला और जब वहाँ पर एसीबी की टीम वहाँ पर पहुँची तो पूछताछ की तो कई अहम जो सुराग है वो मिले हैं। उसके बाद जो एसीबी की टीम ने एक नई एफआईआर है दर्ज की है और अब जो शराब घोटाले की जो आंच है वो झारखंड तक पहुंच गई है। और जैसे ही हो सकता है कि आने वाले समय में उन अधिकारियों की, उन कारोबारियों की जो संलिप्तता जब पाई गई है तो उनकी गिरफ्तारी है वो भी संभव हो सकती है। जी नजर बनाए रखिएगा युगल, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे और मध्य प्रदेश में आज चौथा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है।
इस चौथे कॉन्क्लेव के लिए सागर को चुना गया, जहां देश विदेश से करीब 3000 उद्योगपति इसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस अवसर पर मौजूद रहेंगे और नवीन और प्रस्तावित परियोजनाओं का वर्चुअली लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में बुंदेलखंड के अलग अलग क्षेत्रों के प्रमुख उद्योगों को बढ़ावा देने का प्लान है, जिसमें ओरछा, खजुराहो को डेस्टिनेशन वेडिंग और होटल इंडस्ट्री हब, सागर के पुराने बीड़ी और अगरबत्ती उद्योग पर फोकस, छतरपुर के फर्नीचर, दमोह के चना, टीकमगढ़ के अदरक और सागर के टमाटर को देश दुनिया में पहुंचाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री का उद्देश्य है एक जिला एक उत्पाद की थीम पर उद्योग का बढ़ावा हो। और बात करेंगे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तैयारियों के बारे में हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया से। शैलेंद्र, क्या तैयारियां चल रही हैं? कितने बजे से कार्यक्रम शुरू होना है? कौन कौन पहुंचने वाले हैं? कौन कौन पहुंच चुके हैं? क्या है डिटेल्स? देखिए, मैं बात करूं तो देश विदेश से लगभग 2500 डेलीगेट्स जो है वो इस समिट में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं और कुछ लोग पहुंच भी चुके हैं। अगर मुख्यमंत्री की मैं बात करूं तो लगभग 10:30 के आसपास मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में इसमें शामिल होंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो उज्जैन से इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई थी, 2 दिवसीय कॉन्क्लेव उज्जैन में हुआ था। उसके बाद हमने देखा कि जबलपुर में हुआ, फिर ग्वालियर में एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ और अब जो है बुंदेलखंड के में ये इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहा है। सागर में ये कॉन्क्लेव होना है। और देखिए, अगर बुंदेलखंड के लिहाज से बात करूं तो चाहे वह खजुराहो हो या राम राजा की धरती ओरछा हो, ये वो इलाके हैं जो पूरे विश्व में अपनी पहचान रखते हैं। पर्यटन के लिहाज से काफी खास ये इलाके माने जाते हैं। लेकिन अगर मैं इंडस्ट्री के हिसाब से बात करूं तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री का फोकस सीधे तौर पर है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लेकर है, जिस तरीके से हर जिले में एक विशेष उत्पाद जो है वो तय किया गया था सरकार की तरफ से और ये कोशिश सरकार की यही रहती है कि उस उत्पाद को वैश्विक स्तर पर लेकर जाया जाए। तो जो पूरे बुंदेलखंड की जो चीजें हैं, चाहे वह अदरक की पैदावार को लेकर हो, चने की पैदावार को लेकर हो या फिर जो पीतल की कला है या पन्ना के हीरो की बात करें हम, तो वो तमाम जो चीजें हैं जो इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलप हो सकती है। क्योंकि यदि आप स्थानीय स्तर पर आपको प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार करना है तो यहाँ पर रॉ मटेरियल की प्रचुरता यहाँ पर देखने को आपको मिलती है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री का लगातार ये फोकस है कि बड़े इंडस्ट्री हब जो है वो पूरे इलाके बने। जिस तरीके से ग्वालियर चंबल संभाग में भी बड़ा निवेश आया था, जबलपुर में भी बड़े निवेश के MOU साइन हुए, उज्जैन में भी तमाम बड़े उद्योगपतियों ने निवेश किए थे। और जिस तरीके से फरवरी महीने में GIS होना है, यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, उसके पहले अलग अलग अंचलों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तमाम उद्योगपतियों को आमंत्रित कर रहे हैं और उनको वहां की खूबियों से रूबरू करा रहे हैं। उसके पीछे का कारण यही है कि देखिए, अभी जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन जब GIS होगा और जब उसमें वर्ल्ड लेवल के जो बड़े उद्योगपति शामिल होंगे तो निश्चित तौर पर जो उद्योगपति यहाँ पर देखकर जा रहे हैं, चाहे वह ग्वालियर चंबल में देखा हो, उज्जैन में देखा हो, जबलपुर में देखा हो या फिर आज सागर में, वो देखेंगे, ग्राउंड पर जाकर वो देखेंगे किस तरीके से चीजें जो है वो उनके लिए उपलब्ध है। देखिए, पिछले कॉन्क्लेव में भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया था कि जो व्यवसायी या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए सिंगल विंडो जो है वो सिस्टम शुरू किया गया है। यानी आपको अब इंडस्ट्री लगाने के लिए दफ्तर चक्कर नहीं लगाना होगा, बल्कि हर मुख्य जो संभागीय मुख्यालय पर उस पर जो है वो हेल्प सेंटर खोले गए हैं, ताकि यदि आपको किसी तरह की भी कोई जरूरत होती है तो वहां पर जो अधिकारी मौजूद है उनसे आप सीधे तौर पर सलाह ले सकते हैं। चाहे वह देखिए, चाहे वह NOC को लेकर हो या तमाम विभागों से जिस तरीके NOC की जरूरत होती है, अलग अलग विभागों में जाना पड़ता था, अब वो सब नहीं करना पड़ेगा। और सागर में जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होना है उसकी तैयारियां जो है वो अब अंतिम दौर में है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद जो है वो डेलीगेट्स का आना भी शुरू हो जाएगा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा मध्य प्रदेश के तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो ये बेहद खास होने वाला है। बुंदेलखंड के विकास को एक नए पंख लगने वाले हैं। बीना रिफाइनरी की अगर मैं बात करता हूं तो उसका पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15,000 करोड़ की राशि से विस्तार किया था और अब उसको और आगे लेकर जाना है। तो उम्मीद है कि बीना रिफाइनरी का भी विस्तार को लेकर भी आज यहाँ बात हो सकती है और तमाम जो उत्पाद हैं उनको कैसे वैश्विक स्तर पर लेके जाया जाए, इस सब को लेकर भी आज विस्तृत चर्चा इस कॉन्क्लेव में होने वाली है। स्वाभाविक है। ये शैलेंद्र, ODOP के अलावा जो डेस्टिनेशन वेडिंग और होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिए जाने की ओर सरकार का प्रयास है, जिसमें खजुराहो या ओरछा के उन ऐतिहासिक जगहों और जो वहाँ की सुंदरता है, जो भौगोलिक परिस्थितियाँ, उसे भी लोग एंजॉय कर सकें। डेस्टिनेशन वेडिंग एक चूँकि नया तरह का ट्रेंड हम देख रहे हैं, उसका भी लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन यहाँ के लोगों के लिए होगा। ये भी एक अच्छी बात होगी और अब देखना होगा कि इसे धरातल पर आगे कैसे उतारा जाता है और आज के इस समिट में क्या कुछ बड़ी घटनाएं घटित होंगी, ये जानने के लिए फिर हम आपका संपर्क करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे, कानून व्यवस्था की बात करेंगे, जिसे दुरुस्त करने के लिए
डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। जी हां, दरअसल सरकार ने जिलों में कलेक्टर की शक्तियों को बढ़ा दिया। कलेक्टर अब अपराधियों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई कर सकेंगे। प्रदेश में कानून व्यवस्था को बिगड़ने और असामाजिक तत्वों की सक्रियता के चलते यह फैसला लिया गया है। सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक कानून व्यवस्था के लिए कलेक्टर को फ्री हैंड दिया गया है। और मध्य प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। दरअसल संस्कृति और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने ऐलान किया कि आज विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन स्थलों पर एंट्री फ्री है। जी हां, प्रदेश के संग्रहालयों और स्मारकों में आज प्रवेश आपको मुफ्त मिलेगा। कहीं यदि टिकट्स लगते थे तो वो आप आज फ्री में विजिट कर सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ जो स्थानीय पर्यटक हैं उनके लिए होगा। विदेशी पर्यटकों के लिए रियायती दरों पर संभव है कि टिकट्स की व्यवस्था होगी। हालांकि इसके बारे में और पुख्ता डिटेल्स हम आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आज विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग की तरफ से पर्यटकों के लिए तोहफा। सरकार द्वारा विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर प्रदेश के ऐसे पुरातात्विक स्थल जो मध्य प्रदेश सरकार के अधीन हैं उनमें 27 सितंबर को टिकट फ्री किया गया है। उनको कोई चार्ज नहीं लगेगा। हम मध्य प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। और गरियाबंद में दंतैल हाथी ने ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया और इस घटना से ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। हाई अलर्ट के बाद भी हाथी की चपेट में ग्रामीण आ गए। दरअसल घटना के बाद तीनों दंतैल हाथी महासमुंद चले गए। घटनास्थल पर वन विभाग और बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है। आपको बता दें कि एक ग्रामीण को हाथी ने कुचलकर मार डाला और इस घटना से ग्रामीण घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, दहशत में हैं। हाई अलर्ट के बाद भी हाथी की चपेट में एक ग्रामीण आ गया। हाई अलर्ट होने के बाद भी ग्रामीण वहां कैसे पहुंच गया, ये भी एक जांच का विषय है। हालांकि दंतैल हाथियों के द्वारा हमले में किसी ग्रामीण को मार दिया जाना यहां पर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक आम सी घटना हो गई। बढ़ते आगे, बलरामपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। विशेष पिछड़ी संरक्षित जनजाति पंडों के 5 लोगों की मौत के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य महकमा गांव में पहुंचा और अब घर घर जाकर के लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। यहां 12 दिन में 5 पंडों की मौत हो गई थी और समाज के लोगों ने सरगुजा कमिश्नर को इसके लिए ज्ञापन भी दिया था और न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकास खंड में बड़ी संख्या में विशेष पिछड़ी संरक्षित जनजाति के लोग रहते हैं। और अंबिकापुर में नदी को पार करने की कोशिश के दौरान एक शख्स नदी में बह गया। दरअसल रेड नदी पार करने के दौरान यह शख्स बह गया। पुलिस प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि उस शख्स की पत्नी उसकी दादी के साथ खेत में काम करने गया हुआ था और घर लौटने के दौरान नदी में बाढ़ आ गई थी और उसमें वो बह गया। किदमा चौकी के मतरिंगा मुसरडांड की यह घटना है। और अगली बड़ी खबर बालोद से, जहां फर्जी नक्सली बना एक शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। योजना का लाभ लेने के लिए यह नक्सली बना और सरेंडर करने पहुंच गया। सरेंडर कर लेना, ये पुनर्वास का लाभ लेना चाहता था। पुलिस की सूझबूझ से इसकी पोल पट्टी खुल गई। दरअसल मोहला मानपुर कमेटी का ये सदस्य बताया जा रहा है, फर्जी नक्सली बन गया था ये और इनके साथ 3 और लोगों को पकड़ा गया है। और ये योजना जो सरकार की तरफ से नक्सलियों के पुनर्वास के लिए चलाई गई है, जिसमें नक्सलियों को सरेंडर करने पर सरकार की ओर से उनके पुनर्वास के लिए आर्थिक रूप से उनकी मदद की जाती है। मुख्यधारा में जोड़ने के लिए उन्हें कुछ मुआवजा दिया जाता है, रुपए दिए जाते हैं ताकि वो अपनी नई सिरे से जिंदगी की शुरुआत कर सके। अब इस बात का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करता एक शख्स
गिरफ्तार किया गया, जिसके साथ उसके 3 साथियों को भी पकड़ लिया गया है। ये सुदेश नेताम नाम के मानपुर मोहल्ला के व्यक्ति के साथ मिलकर ये यहाँ उपस्थित हुए थे और इनका ये कहना था कि ये लोग माओवादी हैं, माओवादी नक्सली मानपुर मोहल्ला एरिया कमेटी में रहे हैं और इस तरीके से ये शासन की जो पुनर्वास योजनाएं हैं, समर्पण के बाद जो मिलती है लाभ, उन सब का लाभ लेने की नियत से जो है ये यहाँ उपस्थित हुए थे और अपने आप को जो है नकली बताकर इसका लाभ लेना चाहते थे। जो इसकी जब तस्दीक की गई और पूछताछ की गई और अच्छे से उसका वेरिफिकेशन किया गया तो ये बात पाया गया कि ये लोग जो है ये नकली है और इस तरीके का नहीं है ना, ये केवल सुविधाओं का लाभ लेने के लिए झूठ बोलकर इस तरीके से अपने आप को यहाँ समर्पण करना चाह रहे हैं। कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने मक्सीस हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। दरअसल विधायक ने घायलों के उपचार के लिए विशेष व्यवस्था और निष्पक्ष जांच कराए जाने की भी मांग की है और साथ ही दोषियों पर तत्काल कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। और इस घटना में एक शख्स की मौत हुई थी, कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल भी हुए थे और अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और इस पत्र के माध्यम से उन्होंने इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच की भी मांग की है और इतना ही नहीं, दोषियों पर तत्काल कड़ी कार्रवाई किए जाने की भी मांग इस पत्र के माध्यम से की गई है। हालांकि इस पूरे मामले में जांच पहले ही चल रही है, कार्रवाई किए जाने की बात भी सरकार की तरफ से कही गई है और मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर विधायक ने इस पर मांग को दोहराया है। और बड़ी खबर रायपुर से, जहां अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के द्वारा आत्महत्या किए जाने का एक मामला सामने आया। अस्पताल के कमरा नंबर 1 में फांसी लगाकर खुदकुशी किए जाने का यह मामला तिल्दा के श्री उत्तम हॉस्पिटल में सामने आया, जहां अभी पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और बताया जा रहा है कि दुपट्टे से फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि इसमें जांच के बाद और स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, यह हत्या है या फिर आत्महत्या, क्या है इसके पीछे का कारण, पुलिस इसकी जांच कर रही है। नरसिंहपुर से खबर, जहां पर गाडरवारा में एक ढाबे पर एक महिला के साथ मारपीट की गई और मारपीट का ये मामला वहां पर लगे हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। ढाबे की रसोई में महिला के साथ मारपीट की गई और ये सब कुछ वहां सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। अब इसका वीडियो भी सामने आया। महिला की शिकायत पर मारपीट करने वाले आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश की जा रही है। और उमरिया में एक गर्भवती महिला को दहेज के लिए चलाकर मार डाला गया, जिसमें पति, सास, ससुर, ननद, नंदोई पर आरोप है। ग्राम पंचायत के सरपंच है मृतक महिला की खास सास और बोरवेल खनन के बड़े व्यवसायी भी हैं ससुर। सभी के खिलाफ दहेज और हत्या का आरोप लगा है और सभी आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि जिस महिला की हत्या की गई है उसकी जो सास है वो पंचायत की सरपंच भी है और महिला की हत्या के खिलाफ इस पूरे मामले में फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसमें बताया जा रहा है कि जो मृतक महिला का ससुर है वो बोरवेल खनन का बड़ा व्यवसायी है और दहेज की लालच में हत्या किए जाने का इन पर आरोप है। फिलहाल सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। उमरिया से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। और बढ़ते हैं आगे, फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालेंगे। 20 बड़ी खबरें दिखाते हैं आपको। सागर में रीजनल